यदि 15 की वैल्यू है, यदि 15 की वैल्यू है 10%, तो 5 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू होगी 10/15 इंटू 5, 5 तिहाई 15, 10/3, 10/3 का मतलब क्या हो गया 3.1/3। 5 की वैल्यू कितनी हो गई 3.1/3%। तो यहाँ 53 और 53 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 56 होल 1/3%। है कहीं ऑप्शन में? क्या बोले? हाँ, आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, जल्दी से पढ़िए। अच्छा, 45% क्या है? ये मेल है, तो बाकी जो बचा वो 55% फीमेल होगा। अच्छा, इस 45% की शादी 45% के साथ हुई होगी, मेल की शादी फीमेल के साथ। आगे फिर क्या था क्वेश्चन में? अच्छा, 25% फीमेल मैरिड है, तो आंसर यही 25% होगा। एक बार लाइए तो क्वेश्चन, कितना नंबर है? 84। नागपुर की कुल वयस्क जनसंख्या में 45% पुरुष तथा 25% महिलाएं विवाहित है। तो कुल वयस्क जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित है, यह मानकर कि किसी भी पुरुष ने एक से ज़्यादा महिला से विवाह नहीं किया और इसका विलोमतः भी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, टोटल 100 है नागपुर की जनसंख्या, जिसमें 45% लोग पुरुष है, ये 45% मेल है, और फिर बाकी जो बच गया वो कितना बच गया 55% ये फीमेल है। इस 55% का कितना 25% में जो है वो शादीशुदा है, और इस 45% में कितना शादीशुदा है? ठीक है, तो अब आप समझिए कि इस 45 में मान लीजिए ये टोटल 100 है, तो ये 45 मेल है और इधर में 55 फीमेल है। इस 55 का 25% जो है वो फीमेल मैरिड है, और इस 45 का 45% जो है वो मेल मैरिड है। यही है कंडीशन क्वेश्चन का। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा कर दीजिए कि अगर 100 की जगह टोटल 1000 जनसंख्या हो तो कितनी हो जाएगी मेल 450, और ये हो गया कितना 550। 550 का 25% आप निकाल पाएंगे इजली? 1/4 कट पा रहा है पूरी तरह? देखिए जल्दी, 550 का आधा करेंगे तो 225 हो जाएगा, मतलब पूरी तरह नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो कुछ मत करिए ना, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो और यहाँ भी एक जीरो डाल सकते हैं। अब तो पूरी तरह कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। ये 5500 का 25%, यही ना निकालना है। डबल जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125 के 5, और फिर 25 पच्चे 125 और 12 कितना 1375। अच्छा, इधर 4500 का 45%, मतलब 45 गुने 45 कितना होगा 5 गुने 5 25 और 4 पच्चे 20 25। अब ये बताइए कि यहाँ 20 25 लोग हैं, यहाँ 1375 है, तो 1375 लोगों की ही ना शादी हुई है, तो कितने परसेंट लोगों की? तो 1375, अंत में फीमेल का ही ना पूछा कि इसमें कुल वयस्क जनसंख्या कितने प्रतिशत विवाहित है। तो 1375 यहां से और यहां से भी 1375 ले लेंगे, तो टोटल जनसंख्या कितनी जो विवाहित होगी डबल कर देंगे, तो 1375 गुने 100, इसको 2 से गुना कर दीजिए, डबल हो जाएगा, बटा टोटल जनसंख्या हम लोग कितना मान लिए थे 1 2 3 4। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 1375 का डबल कीजिए कितना होगा 13 दूना 26, 1 2750, 27.5% जनसंख्या जो है वो विवाहित है।
नहीं, लेकिन एक मिनट देखिए तो इसको थोड़ा सा, मेल है फीमेल है, अगर आप मेल की संख्या मान लेते हैं 100, तो 100 में 45% मतलब 45 लोगों की शादी हो चुकी है, ये मैरिड पॉपुलेशन है। अब इसका मतलब यह स्पष्ट है कि 45 मैरिड है तो 45 फीमेल भी मैरिड होनी चाहिए, मतलब 45 फीमेल भी होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी बन रहा है कि टोटल फीमेल का कितना परसेंट फीमेल जो है वो मैरिड है, 25%। अगर 25% की वैल्यू 45 है तो 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। इसका मतलब कि 100 अगर मेल है 180 फीमेल है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, टोटल पॉपुलेशन 280 हो गई। अब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 25% फीमेल मैरिड है और 45% मेल मैरिड है, तो टोटल मैरिड की संख्या कितनी हो गई, 90। कितने परसेंट मैरिड पर्सन है, तो 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल कितना, 280। जीरो से ये जीरो कटा, 900 बाई 28 कर लिए तो कितना आ रहा है, 900 बाई 28। देखिए तो हाँ, जो भी आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि टोटल 45% पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है। इसलिए आपको ये यहाँ ये करना पड़ेगा कंफर्म कि 45% अगर यहाँ मेल मैरिड है और यहाँ 25% फीमेल भी मैरिड है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ठीक ना। इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, 32.14%, यही सही होगा। नेक्स्ट बोलिए, 20, देखिए मान लीजिए कि 100 मेल है तो इसका 45% इतने लोगों की शादी हुई, तो ये तो कंफर्म है ना कि 45 लोगों की शादी, 45 मेल की शादी 45 फीमेल के साथ हुई होगी, तो हम 45 फीमेल कर लिए। अब ये बोला कि 25% फीमेल जनसंख्या भी मैरिड है, तो 25% फीमेल जनसंख्या भी मैरिड है, तो 25% की वैल्यू ये कितनी होगी, तो 25% की वैल्यू अगर 45 तो 100% की वैल्यू 180। हम अब यहाँ उल्टा जाएंगे, अब 180 फीमेल और 100 मेल, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 280। टोटल लोग कितने हैं जो मैरिड हैं, तो 45 प्लस 45, ठीक ना। लास्ट वाले कंडीशन में टोटल मेल 45% वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, ठीक। और किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बोलिए जल्दी से। और किसी का कुछ है तो बताएं, नया टॉपिक शुरू करें। देखिए नया टॉपिक पहले से बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करना है। हिंदी में बात करें तो क्या, लाभ हानि। इसके लिए हम लोग को 2-4 बातें याद करनी है, ध्यान में रखनी है, और डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं वही काम यहाँ भी करना है। तो इस लाभ और हानि को समझने के लिए 2-3 टर्म और है आपके पास। एक टर्म है सीपी, दूसरा टर्म है एसपी। सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। फिर इधर में है एसपी, सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अगर लाभ और हानि को समझना है तो सबसे पहले इन दोनों का कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। एक होगा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, दूसरा होगा सीपी इज लेस देन एसपी, और तीसरा होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये 3 बातें होगी। तो इसमें सीपी इज ग्रेटर देन एसपी मतलब हमने 100 रुपए का कोई सामान खरीद के और उसको कितना में बेच दिया, कम में बेच दी। सीपी को अधिक लेना है तो 100 रुपए का सामान खरीद के हम 90 में बेच दिए, या 100 का सामान खरीद के 80 में बेच दिए। तो आप देख पा रहे हैं ना कि 100 में खरीदे हैं
और 80 में बेच रहे हैं, मतलब हानि हो रहा है। कितने का? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 20 रुपए की हानि हुई है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में यही काम करते हैं। अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीदे और 80 में बिका तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि 20 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि लॉस निकालने के लिए हम हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। तो सीपी माइनस एसपी। अब यहां देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बना कि सीपी इज लेस देन एसपी, मतलब हम 100 रुपए का कोई सामान खरीद के 120 रुपए में बेच रहे हैं। हम 100 रुपए का सामान खरीद के कितना में? 120 रुपया में बेच रहे हैं। हेलो, मॉर्निंग, आप ऑफिस वाले नंबर पे बात कर लीजिए। सीपी इज लेस देन एसपी। तो सीपी क्या है? या 100 रुपए में खरीद के हम 120 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और हम प्रॉफिट के केस में क्या ऑलवेज बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक। अब एक तीसरा कंडीशन बन रहा है कि सीपी जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए, जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? दोनों इक्वल का कंडीशन बन जाएगा। तो ये कंडीशन कभी कभी आपकी जानकारी के लिए रहना चाहिए। कभी कभी आता है ऐसा कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको इकोनॉमिकल टर्म में और इकोनॉमिक्स के टर्म में। तो ये हो गया सीपी इज इक्वल टू एसपी। इतनी बातें जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि जाते हैं किसी मॉल में घूमने, अचानक कुछ पसंद आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप मॉल में घूम रहे हैं और आपको एक शर्ट ही पसंद आ जाता है। शर्ट पे लिखा होता है एमआरपी, एमआरपी लिखा हुआ है 5000। एमआरपी का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का क्या मतलब हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये एमआरपी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह दुकानदार शर्ट को 5000 से ज़्यादा में नहीं बेच सकता है, ये मैक्सिमम है। लेकिन आप यह भी देखते हैं कि इस एमआरपी पर डिस्काउंट भी दिया जाता है, इस पर डिस्काउंट भी रहता है नहीं। तो अब मान लीजिए कि इस पर डिस्काउंट है और डिस्काउंट बहुत अच्छा खासा देता है, कभी 20%, कभी 40%, कभी 50%, कभी कभी डिस्काउंट देखेंगे कि 50% प्लस 50% प्लस 20%। नहीं, हम लोग तो ऐसा देखते थे पहले जब बचपन में थे, तो सोचते थे कि 50% प्लस 50%, 100% ख़त्म। अब 20% ऊपर से जो डिस्काउंट दे रहा है वो कुछ ज़्यादा दे रहा है। चलिए चलते हैं, एक शर्ट भी ले लेंगे और साथ साथ उससे 20% उसका पैसा भी ले लेंगे। नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन तब जब रहा कि वो मैंने जैसे बैठा हुआ है छोटा सा, क्या नाम है? क्या? आयांश, बहुत अच्छा नाम है। पढ़ते हो? पढ़ते हो? नहीं। 20 का स्पेलिंग बोलो। THY, तुम गलत हो गया। देखो पढ़ाया गया होगा ना कि 15 का स्पेलिंग FIFTEEN, 16 का SIXTEEN, 17 ACBENTEEN, 19 NINTEEN, तो 20 भी TENTEEN।
इतना भी तो दिमाग लगा ही सकते थे, नहीं? चलो 10 नहीं होता है, 20 होता है। TW, अच्छा कोई नहीं, आज फर्स्ट क्लास है ना। अभी मैथमेटिक्स की क्लास में बैठा है, इंग्लिश पूछ दिए उससे। तो डिस्काउंट के केस में अगर मान लीजिए कि इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? इस 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? कितना? 1,000। तो 5,000 में 1,000 का डिस्काउंट हो गया तो सीपी कितनी हो गई? 4,000 रुपए की सीपी हो गई, 4,000 रुपए की सीपी हो गई। अब देखिए, दुकानदार से आपने 4,000 रुपए में शर्ट खरीदा, शर्ट आए घर में, लोगों को अगल बगल दोस्तों को दिखाएं तो दोस्त तुरंत बोलता है कि शर्ट तो बहुत अच्छा है और ये शर्ट मुझे भी पसंद आ गई है, ऐसा करो ना तो ये शर्ट तुम ही मुझे दे दो। और आप उसको यह नहीं बताते हैं कि ये 4,000 रुपये का मैंने शर्ट खरीदा है। हाँ, उसको क्या बताते हैं कि देखो 5,000 का शर्ट खरीदें। आपका जो दोस्त होता है वो भी समझदार होता है, वो भी समझता है कि आप इस मामले में कितने सच बोल रहे हैं। नहीं, तुरंत बोलता है कि अच्छा तुम कितने में खरीदे हो इससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है तुम 5,000 में ही खरीदे हो लेकिन मुझे ये शर्ट दे दो। आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है 5,000 में खरीदे हैं, तुम 500 रुपया कम कर दो, हमको 4500 दे दो और तुम ले लो, हम फिर कल जाएंगे तो खरीद लेंगे। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे लिए 500 रुपये हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मान लो कि वो बोला कि नहीं ठीक है छोड़ो, ऐसा करो मेरे पास 4500 नहीं है, हमसे तुम ले लो 4400, 4400 रुपया हमसे तुम ले लो। आप भी खुशी खुशी ले लेंगे, कहेंगे चलो ठीक है तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये 100 रुपये कौन बड़ी बात है या 600 रुपये कौन सी बड़ी बात है, नहीं। और इस तरह से आपने उसको शर्ट दे दिया। आपने क्या किया? एक बिजनेस किया, और इस बिजनेस में एक्चुअल में आपने क्या किया? 400 रुपीज़ की प्रॉफिट अर्न किया। कितने की प्रॉफिट अर्न हुई? 400 रुपीज़ की। ये प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? कैसे निकाला? तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, और कितना आपका बचा? 400 रुपये बचा। तो ये हो गया प्रॉफिट 400 का। लेकिन अब आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि अच्छा तो बताइए आपको कितने % की प्रॉफिट हुई, आपको कितने % की प्रॉफिट हुई। और मैंने डे 1 के क्लास में ही बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए या किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए जो, हाँ नहीं, जो वैल्यू आया, कितने का प्रॉफिट आया? 400 का, तो प्रॉफिट 400 का। और एक्चुअल में किस पर? 4,000 पर। एक्चुअल में किस पर? 4,000 पर, तो डिवाइडेड बाई 4,000। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना? 100 से मल्टीप्लाई। 0000 कैंसिल होगा, 1 0 यहाँ से, और ये 4 इतना, कितना %? 10% की प्रॉफिट हो गई। इसका मतलब यह हो गया कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। मतलब क्या होता है कि हम कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का कैलकुलेशन किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ऑलवेज किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कंडीशन में ध्यान दीजिए कि आपकी सीपी कितनी थी? 4,000 रुपये, और आपका जो फ्रेंड है वो तुरंत ये कहता है कि नहीं हम 4,000 रुपये तो दे ही नहीं सकते हैं,
और मुझे ये पता है कि क्या करना है, ये 4,000 रुपये में तुम शर्ट लिए हो नहीं लिए हो हमको नहीं पता, और मेरे पास पैसे भी अधिक नहीं है, मेरे पास मात्र पैसा है कितना, तो 3600, 3600 रुपया है। इस 3600 रुपये में तुमको शर्ट देना पड़ेगा। तुम क्या बोलोगे कि नहीं, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा 3600 रुपया में शर्ट? दे पाएंगे? क्या बोले? ज़्यादा जिद कर रहा है तो दे देंगे। वो ऐसे जिद नहीं करेगा, वो तुरंत कहेगा कि अच्छा ठीक है तुमको नहीं देना है मत दो, लेकिन याद करना जब रात में 12 बजे स्टेशन पर उतरते हो तो हम ही आते हैं बाइक लेकर। उससे भी ज़्यादा तो ये कि जब कॉलेज के गेट पे मार होती है तो सबसे पहले हम तुम्हारे साथ होते हैं। हाँ, अगले दिन मार खाते रहना और हम देखते रहेंगे, नहीं आएंगे बचाने। नहीं, अब आपको अंत में मतलब थोड़ा देर सोचने के लिए बाध्य करेगा कि नहीं इसको शर्ट दे देना चाहिए। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब हो जाएगी जब कहेगा कि अच्छा तुम्हारा सारा व्हाट्सएप चैट मेरे पास है। नहीं उससे भी ज़्यादा तो प्रॉब्लम तब होगी जब ये बताएगा कि अच्छा ये वाला व्हाट्सएप चैट उसको और उसका वाला व्हाट्सएप चैट उसको। अब समझ जाओ। अब तुरंत आ जाओगे जगह पे कि भाई तुम फ्री में ले जाओ। लॉस होने का हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण का लॉस कोई नहीं सहता है। उस लॉस के पीछे कारण कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपके जो मतलब एक होता है ना कि दोस्ती है तो उसके बीच का कुछ कॉस्ट है, हर रिलेशनशिप के पीछे कुछ कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप के कारण भी आप लॉस में जाते हैं, या आपके प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है तब आप कॉस्ट लॉस में जाते हैं। मीन्स कि यहाँ आपको क्या हो गया, लॉस। और लॉस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। 4000 में से 3600 को माइनस कर दिए तो कितना बचा, 400 रुपए की लॉस हो गई। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि लॉस प्रतिशत बताएं। क्या होगा, लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो लॉस हो गई कितने की, 400 की, इनटू 100 डिवाइडेड बाय कितना, 4000। एक जीरो से एक जीरो और ये डबल जीरो से डबल जीरो, कितने परसेंट की, 10% की लॉस। यहाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप चेक करिए। ठीक, आगे। अब देखिए 2-3 और फार्मूला है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब लेकिन उसी फार्मूला का कोई काम नहीं है। पूरी आईएसपी सीपी पढ़ लीजिएगा, कभी हम फार्मूला पे बात नहीं करेंगे। सारा आपके डे टू डे लाइफ के जो लाइफ में जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट आप जानकारी के लिए हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछ देता है। अच्छा, फार्मूला का एक बुकलेट दिए थे ना आप लोगों को, उसमें एसपीसीपी का पूरा फार्मूला लिखा हुआ होगा, वहाँ से भी आप फार्मूला देख सकते हैं। देखिए देखिए अगर है तो देखिए, उसमें सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं एक जगह पे। हाँ, सबसे लास्ट वाले पेज पर देखिएगा, पेज नंबर 16 में परसेंटेज का पूरा एक जगह कैलकुलेट करके रखा हुआ है। जितने भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना,
परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें फिर अब आप देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है सीपी, आपको फिर से दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट, और आपसे पूछा गया क्या, एसपी। तीन बातें दी गई है, ये दो दिया हुआ है और आपसे एक एसपी पूछ ले रहा है कि एसपी निकालिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ये क्या निकलेगा इससे, सेलिंग प्राइस। फिर अगर मान लीजिए कि इस प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज भी दे सकता है, अगर लॉस परसेंटेज दिया हो और एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। एक दूसरी बात हो जाएगी फिर क्या, एसपी दिया हुआ, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी निकालनी है। तब क्या होगा फॉर्मूला, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, होगा ऐसा। फिर एक और होगा इसमें, अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब आइए, अब देखिए कल लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू कुछ भी दिया है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ऐसा बताए थे कंडीशन क्वेश्चन का। अब जब यदि इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी। अब इसमें क्या होगा, जो लिखा गया है वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम वैल्यू और सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, सीपी, प्रॉफिट और एसपी, इन तीनों के बीच का रेशियो क्या निकल कर आएगा, तो सीपी हो गई कितने यूनिट की, 10 की, प्रॉफिट कितने की हो गई, एसपी कितने की हो गई, 11 की। लिख सकते हैं ऐसा। तो चलिए इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग इसको तीनों रेशियो निकाल के बताइए। बनाएंगे इतना ही।
हो गया। क्या मैं बता दूं? देखिए एक बार, पहला में क्या है, प्रॉफिट 10% तो बताया जा चुका है। दूसरा है 16.2/3%। यदि प्रॉफिट होती है 16.2/3% की, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/6। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या था, ये तो लास्ट क्लास में बताए थे ना, 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 या 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 50/3 को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 50 से 2 बार में कैंसिल, कितना बचा? ये 6 यूनिट की सीपी हो गई, 1 यूनिट की प्रॉफिट हो गई, तो एसपी कितने की? 7 की एसपी। फिर आइए दूसरा कंडीशन में क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट था कि लॉस था? लॉस था। कितने का लॉस? लॉस इज इक्वल टू 14 होल 2/7%। फिर देखिए 14 सते 98 में 2 जोड़े तो कितना? 100/7। परसेंटेज हटाए तो बटा में 100, 00 कैंसिल, 1/7। 7 की सीपी, 1 की लॉस, तो एसपी कितने की? लिख सकते हैं ऐसा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था? लॉस है कितने की? लॉस है 11.1/9%। फ्रैक्शन कितने की? 9 की सीपी, 1 की लॉस, तो 8 की एसपी। 9 की सीपी, 1 की लॉस, तो 8 की एसपी। फिर आइए अगला क्वेश्चन क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन, 8 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो एसपी 9 की। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? लॉस इज इक्वल टू 80%। तो लॉस इज इक्वल टू 80%। 80% की फ्रैक्शन कितना? 1/5, 4/5। बिल्कुल। जिसमें 5 की सीपी, 4 की लॉस, तो एसपी कितने की? 1 की। होगा ऐसा। और फिर अंत में एक और क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120%। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बोर्ड पे देखिए, नया टर्म है। क्या दिया इस बार? हर बार तो हम यहां लिखते थे या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस। इस बार क्या लिख दिए हैं? सेलिंग प्राइस, मतलब कुछ अलग होना चाहिए इसमें।
अब 120% की फ्रैक्शन निकालिए, कितना होगा? 120 बटा 100, 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 5 दूना 10, मतलब कितना? 6/5। 5 यूनिट तो सीपी हो गया, डिनोमिनेटर का भी नहीं बदलेगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट सीपी, हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो किसको दिखाएगा? सीपी को, तो डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा। लेकिन न्यूमरेटर के बारे में क्या कहा गया है कि यह एसपी है, मतलब कि अगर सीपी 5 रुपए की है और एसपी यदि 6 रुपए की है तो क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। 5 रुपया का सामान खरीद के 6 रुपया में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने की प्रॉफिट हो रही है? 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि किसी एक का भी प्रतिशत वैल्यू दिया गया हो तो बाकी के हम 2-3 जो बच रहे हैं, बाकी के 2, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम लोग क्यों इस तरह से लिख रहे हैं, हम लोग क्यों तीनों का रेशियो लिख रहे हैं? इसके पीछे का कारण यह है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया हो, किसी एक का भी न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया हो, तो आप उसे कंपेयर करके फिर बाकी 2 चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर किसी वस्तु की कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत 5,000 रुपए है, कितना है? 5,000 रुपए है, और उसकी सेलिंग प्राइस 120% है, तो क्या आप ये दोनों बाकी निकाल सकते हैं? कैसे? तो 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू, हो गया, दोनों चीज निकल गया। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपके पास ये तरीका नहीं पता होता तो आप क्या करते? फॉर्मूले पे निकाल रहे होते। क्या फॉर्मूला होता? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और पूरा एक पेज भर रहे होते। हमको अब उतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस तरह से रेशियो में लिखेंगे, लिखेंगे भी नहीं, मन में सोचेंगे और कैलकुलेट करके आंसर करेंगे। मन में ही ये सारी बातें कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए लिखिए तो ये क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत, यदि किसी वस्तु की कीमत या यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6400 रुपये है तथा वह 12.5% के लाभ पर, तथा वह 12.5% के लाभ पर बेची गई, तथा वह 12.5% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 12.5% के लाभ पर बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 12.5% के लाभ पर बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ट्राई करिए तो जल्दी से सभी लोग। बन गया होगा सभी से? क्या था? आसान सा, बहुत सा आसान था। क्या बोले थे? प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना परसेंट? प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना परसेंट? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/8। इसका मतलब सीपी कितने यूनिट की? अभी भी लोग पेन पेपर कॉपी कलम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए। सीपी 8 की, प्रॉफिट कितने की? एसपी कितने की? 9 की। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6400 रुपये। इसका मतलब इसी 8 यूनिट की वैल्यू ना 6400 रुपया है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 6400 तो 1 यूनिट की वैल्यू 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 800, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 8 7200। हमको यही निकालना था। बोलिए आसान था कि नहीं था? लिखिए क्वेश्चन और। यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में बेची जाती है, यदि किसी वस्तु को, इसको नोट कर लीजिए, जिनको भी जो लोग नहीं बना पाए थे वो लोग नोट कर लीजिए। यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची जाए, यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची जाए, 12.5% के लाभ पर बेची जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। मैं सबकी कॉपी चेक कर लूंगा। इसमें अपना अपना बनाइए। ठीक है, बिल्कुल। क्या था क्वेश्चन में? 630 रुपये में यदि किसी वस्तु को 630 रुपये में कितने प्रतिशत के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर बेची जाए। इसका मतलब ये जो 630 रुपये दिया है वो क्या दिया गया है? 630 रुपये क्या दिया गया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे दिया 630 रुपये और क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दे दिया 12.5%। तो आपसे क्या पूछा? सीपी निकालना है। सबसे पहला काम 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब 8 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 9 की। यह सीपी, यह प्रॉफिट और यह एसपी। इसी 9 यूनिट की वैल्यू ना 630 रुपया है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 630 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। मीन्स कि एक यूनिट की वैल्यू है 70। तो मुझे चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू? 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 गुने 70 ऐसा लिखेंगे, 8 सत्ते 56, 560 रुपया। इस 8 यूनिट की वैल्यू 560 रुपया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। 1470 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
ठीक। बन गया होगा सभी से, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी भी लोगों के पेन चल रहे हैं, अगल बगल पूछा जा रहा है क्या दिक्कत हो रही है, बताइए हमको, मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम, कहाँ क्या दिक्कत। कितने रुपए में बेची गई वस्तु? 1470 रुपए में बेची गई वस्तु, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 1470। कितने प्रतिशत के लाभ पर? 16.2/3% के लाभ पर, प्रॉफिट। तो हमको निकालना क्या है? अच्छा, अगर आप याद करिए कि सीपी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। चलो अगर मान लेते हैं कि 10% की प्रॉफिट, 20% की प्रॉफिट, 25% की प्रॉफिट होती, तब तो आप 100 प्लस जोड़ लेते या घटा लेते, लेकिन यदि 16.2/3% है, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 116.2/3। अब बताइए कि क्या यहाँ कैलकुलेशन बहुत टफ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? नहीं, और इस कैलकुलेशन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो उलझेंगे, समय भी ज़्यादा लगेगा और गलती होने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाएगी। अधिक कैलकुलेशन, गलती होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती है। कुछ नहीं करना, इतना सीधा सीधा सोचना। 16.2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, 7 की एसपी, और इसी 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 1470। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1260। बोलिए अच्छा, अब बिना पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं? मन में सोचेंगे ना, मन में सोचेंगे कि अच्छा 16.2/3 है, तो इसका तो हम कितना बार निकाल चुके हैं, 1/6 होगा। मन में सोचेंगे कि अच्छा 6 की सीपी, क्या सोचेंगे? 6 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, 6 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो 7 की एसपी। अच्छा, एसपी 7 की, तो सेलिंग प्राइस 1470 दिया है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1470। तो मन में सोचेंगे 1 यूनिट, अच्छा 7 से 2 बार में कटेगा और फिर 1 बार में कटेगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो गई 210। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 210 निकल गया तो 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 गुने 2 1200 और 10 छक 60, तो 1260। कर सकते हैं ऐसा? एक और क्वेश्चन लिखिए। इसको नोट कर लिए? लिखिए तो। नेक्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में मिल सकती है क्या? थोड़ा अर्जेंट है सैलरी। ये अचानक से आ जाता है कोई ऐड बीच में। सब्सक्रिप्शन, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो। लिखिए, यदि किसी वस्तु को 11.1/9% की हानि में बेची जाती है, यदि किसी वस्तु को 11.1/9% की हानि में बेची जाती है, यदि किसी वस्तु को 11.1/9% के हानि में बेची जाती है, 11.1/9% के हानि में बेची जाती है, तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपया है, तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
ठीक है। क्या? हाँ ठीक। चलिए देखिए तो क्या था क्वेश्चन का कंडीशन। 11.1/9% के लॉस पर बेची जाती है। फ्रैक्शन कितने की? 9 की सीपी, 1 की लॉस, तो सेलिंग प्राइस एसी 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिए थे? 560। 8 से कितना बार में? 70। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 तो 9 यूनिट की वैल्यू। अब बोलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो गया या नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता कि इतना सारा प्रैक्टिस होने के बाद भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए घर में आप लोग बनाइएगा प्रॉब्लम, और भी किसी भी बुक से या कहीं से भी क्वेश्चन हाँ भेजवा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा। एटलीस्ट घर में 20 क्वेश्चन भी बनाइएगा, तो फिर जाके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगले दिन हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। भिजवा देंगे, ठीक है।